जापान के इतिहास में एक महान और ताकतवर क्लास ने दुनिया पर कभी भी ना मिटने वाली छाप छोड़ी और इस क्लास का नाम था समुराई वॉरियर्स। समुराई अपने घातक युद्ध कौशल और बुशिदो कोड के लिए मशहूर थे। ये कोड कुछ नैतिक नियम थे जिसे बशिदो कहा जाता था। इसका संबंध समुराई के दृष्टिकोण, व्यवहार और जीवन शैली को नैतिक मार्ग पर ले जाना था, जिसमें ईमानदारी, वफादारी, संपर्ण और साहस की ताकत होती थी। इसका मतलब था कि समुराई ना तो केवल शस्त्रों के माहिर थे, बल्कि उन्होंने एक ऊंचा मकाम बनाया जिसमें वो नैतिक और आदर्शवादी भी थे। और यही कारण है कि समुराई ना तो केवल इतिहास के पन्नों पर महान है, बल्कि वे एक ऐसे समय के प्रतीक हैं जब नैतिकता और युद्ध कौशल का मिलन अद्वितीय रूप से अदृश्य था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। समुराई वॉरियर्स का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुराई आखिर हैं कौन और उनका उदय किस तरह हुआ और कौन सी वो ऐतिहासिक घटनाएं थी जिन्होंने समुराई कल्चर को आकार दिया? समुराई के कोड्स के तहत आने वाले 7 वर्च्यूज ऑफ बशिदो क्या हैं और समुराई कवच और हथियार किस तरह के होते थे? इस वीडियो में हम आपको जापान के लेजेंडरी समुराई के युद्ध कुशल, उनकी उद्देश्यवादी दृष्टिकोण और युद्ध की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही उनके युद्ध के आदर्श घटनाओं को प्रस्तुत करेंगे। समुराई का युद्ध कौशल एक कला थी जिसके लिए वे सालों का प्रशिक्षण लिया करते थे। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से उनके युद्ध कौशल के पहलुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समुराई की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी कि वो अस्तित्व में कैसे आए। 794 ईस्वी से 1185 ईस्वी उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय काल माना जाता है, जिसे हयान काल भी कहते हैं। ये वो दौर है जहां समुराई की जड़ों को खोजा जा सकता है। दोस्तों, आज हम भले ही उन्हें समुराई के नाम से जानते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे समुराई नहीं बल्कि सबुराई के नाम से पॉपुलर थे और शाही रक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। ये वो दौर था जब समुराई जापानी दरबारी कुलीनों की रक्षा किया करते थे। ये शुरुआत में योद्धा कुशल घुड़सवार और तीरंदाज भी थे, जिनकी भूमिका मुख्य रूप से शाही राजधानी के अंदर शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना था। जापान के सामंत समाज की समृद्धि से समुराई की भूमिका में भी बहुत तेजी से परिवर्तन आया और उनकी स्थिति महत्वपूर्ण हो गई। इसी दौर में केंद्रीय सत्ता की कमजोरी ने छोटे प्रांतीय शासकों को नेतृत्व करने के मौके दिए। इन प्रांतीय शासकों को डायम्योस कहा जाता था। इन प्रांतीय शासकों ने समुराई की वफादारी और युद्ध कौशल पर भरोसा करना शुरू किया और उन्हें अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। ये समुराई के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि समुराई अब मात्र रक्षक नहीं थे, बल्कि एक प्रमुख वॉरियर क्लास बन चुके थे। 1185 से 1333 ईस्वी तक चलने वाला कामाकुरा काल में समुराई वर्ग बहुत ही तेजी से विकसित और समृद्ध हुआ और एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आया। अब उनकी पहचान केवल युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि अपने स्वामी के प्रति उनकी अटूट निष्ठा से भी होती थी। सामंती व्यवस्था समुराई के सम्मान और सेवा की संहिता पर बहुत अधिक निर्भर थी। इस संस्कृति को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने समुराई की दृढ़ निश्चय और बुशिदो कोड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया है। ऐसी ही एक घटना ज़ेम्पई युद्ध और ओनिन युद्ध से जुड़ी है, जिन्होंने जापान के इतिहास में समुराई की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। पहली घटना थी ज़ेम्पई युद्ध, जो कि 1180 से 1185 तक चली और इसमें 2 प्रमुख कुल मिनामाटो और ताइरा आपस में भिड़े थे। इस युद्ध ने केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों के बीच विचारों के बदलाव की शुरुआत कर दी, जिसमें समुराई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। वहीं दूसरी घटना 1467 से 1477 तक चलने वाले ओनिन युद्ध से संबंधित है। इस युद्ध में जापान ने समुराई की भूमिका को और भी मजबूत बनाया। हालांकि इस युद्ध के कारण जापान के बहुत से क्षेत्रों में उथल पुथल मच गई, लेकिन समुराई एक योग्य और विश्वास पात्र संरक्षक के रूप में और भी मजबूत हो गए। ओनिन युद्ध ने उनकी भूमिका को संजीवनी दी, जो कि उनकी समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी। योद्धा के रूप में समुराई की भूमिका पर हमेशा से बल दिया जाता रहा और समय के साथ समुराई शब्द भाषाई हेराफेरी की वजह से बुशी बन गया।
यही बुशी आगे चलकर बुशीदो कहलाने लगा, जिसमें समुराई के सम्मान, वफादारी और साहस जैसे गुणों पर जोर दिया गया। बुशीदो एक आचार संहिता या सरल शब्दों में कहें तो एक रूल बुक की तरह था। ये युद्ध के मैदान पर और बाहर समुराई के कार्यों और गतिविधियों को नियंत्रित करता था। जापान में समुराई का उदय निरंतर अनुकूलन क्षमता और लचीलापन का प्रमाण है। उनकी विरासत न तो केवल इतिहास में बल्कि लोकप्रिय संस्कृति में भी कायम है, जिससे कि वह स्थायी आकर्षण का विषय बन चुके हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि समुराई के कोड ऑफ ऑनर क्या है, तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। कोड ऑफ ऑनर समुराई के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, जिसके आधार पर समुराई अपने व्यवहार, विचार और एक्शंस को नियंत्रित किया करते थे, और इन नियमों को बशीदो कोड भी कहते हैं। बशीदो, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, कि एक सख्त संहिता थी जो कि समुराई को निर्देशित किया करते थे। इन बशीदो कोड्स के महत्व की बात करें तो इससे जुड़ी एक लोकप्रिय कहानी है। दरअसल एक शांत पहाड़ी गांव में रहने वाला हिरोशी नाम का एक युवा समुराई बहुत कठिन यात्रा पर निकलने वाला था कि तभी उसके पास बुजुर्ग गुरु मास्टर काइतो आए और उसे बशीदो कोड के बारे में बताने लगे। मास्टर काइतो ने गंभीर लेकिन शांति भरे स्वर में हिरोशी से कहा कि बशीदो केवल नियमों का समूह नहीं है, बल्कि ये समुराई होने का मूल सार है। ये बताता है कि हम कौन हैं और कैसे रहते हैं। मास्टर काइतो हिरोशी को बशीदो के 7 वर्च्यूज एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि तुम्हें उनका हमेशा आदर करना है। उनके द्वारा बताए गए 7 वर्च्यूज कुछ इस प्रकार हैं। रेक्टिट्यूड, इसका मतलब है वो करना जो सही है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक सच्चा समुराई हमेशा नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। करेज, यानी कि साहस, जो हर समुराई में भरपूर होना चाहिए ताकि वो हर तरह की चुनौती को बहादुरी और अटूट दृढ़ संकल्प से निपटा सके। बेनोवलेंस, एक समुराई को हमेशा परोपकारी और दयावान रहना चाहिए, खासकर उनके लिए जो कमजोर और पिछड़े हैं। रेस्पेक्ट, दूसरों को उचित सम्मान देना समुराई का महत्वपूर्ण गुण है। ना तो केवल अपने से बड़ों का, बल्कि बराबर वाले और छोटों को भी सम्मान की नजर से देखना चाहिए। ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, ईमानदारी और नेक नियति विश्वास की बुनियाद होती है, जिनका एक समुराई को हमेशा पालन करना चाहिए। समुराई की बातें ऐसी हों जिस पर विश्वास किया जा सके। ऑनर, सम्मान को दूसरी चीजों से सबसे ऊपर कहा गया। समुराई की प्रतिष्ठा और ईमानदारी का मूल्य उसकी जान से भी अधिक होता है। लॉयल्टी, समुराई होने का सीधा मतलब है स्वामी के प्रति निष्ठा। समुराई को अपने जीवन के मूल्य पर निस्वार्थ और अटूट भक्ति के साथ वफादारी निभानी चाहिए। इस प्रकार से मास्टर काइतो ने हिरोशी को बशीदो कोड के 7 वर्च्यूज बताए, और इन कोड्स के साथ हिरोशी ने अपनी यात्रा शुरू की और ढेर सारी परेशानियों को पार किया। अपने स्वामी के प्रति निष्ठा और अनुशासन बनाए रखने की प्रतिबद्धता ने उसे उसके मार्ग को सरल किया। हिरोशी हर कदम के साथ बुशीदो के आइडियाज को याद करता, और इस तरह से वो समझ गया कि ये केवल मोरालिटी गाइडलाइंस ही नहीं, बल्कि एक समुराई की आत्मा है। दोस्तों, इस तरह से बुशीदो ने समुराई के चरित्र को परिभाषित किया, दूसरे योद्धाओं से अलग किया और जापान के इतिहास और संस्कृति को वैश्विक फलक और पॉपुलर कर दिया। और यही वजह है कि बुशीदो की विरासत जीवित रही और हिरोशी और मास्टर काइतो की ये कहानी समय के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दोस्तों, अपने समुराई की तस्वीर को तो जरूर देखा होगा, जिसमें वो भारी भरकम सुरक्षा कवच और तलवार लिए हुए नजर आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सुरक्षा कवच को क्या कहते थे और उसके समुराई के लिए क्या मायने थे। प्राचीन जापान में समुराई न तो केवल स्ट्रॉन्ग मार्शियल स्किल्स, बल्कि प्रतिष्ठित कवच और विविध तरह के हथियार रखने के लिए भी जाने जाते थे, और इसीलिए उन्हें अपने कल्चर को सहेज कर रखने में मदद मिली। समुराई के कवच को योरोई कहते थे, जो कि शिल्प कौशल का बेजोड़ नमूना था। इनके कवच में कबूतो यानी कि हेलमेट, डू यानी कि छाती कवच, सोडे यानी कि कंधे का गार्ड, कोटे यानी आर्म गार्ड, हेडेड यानी जांघ गार्ड और सुनियट यानी शिन गार्ड शामिल थे, जो कि उन्हें युद्ध से बचने में मदद करते थे। ये कवच उनकी सुरक्षा करने के साथ साथ उनकी पहचान भी होते थे। ये कवच पारिवारिक प्रतीकों से सुसज्जित होते थे और हर एक कवच समुराई के चरित्र और वंश को दर्शाता था।
कटाना समुराई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक घुमावदार तलवार होता था जिसको सबसे प्रतिष्ठित हथियार माना जाता था। ये तलवार समुराई की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता था। इतना ही नहीं, तलवार के साथ समुराई तीरंदाजी में भी योग्य थे और वे युमी यानी कि धनुष को बड़ी ही सटीकता से चलाते थे। टेंटो यानी कि खंजर, वाकिजाशी यानी कि छोटी तलवार और नागिनाटा यानी कि पॉलीयम जैसे कई हथियारों से समुराई अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से कहा जाए तो समुराई के सुरक्षा कवच और हथियार महज सुरक्षा के उपकरण नहीं बल्कि उनके सम्मान, स्वाभिमान, निष्ठा और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने का एक जरिया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं समुराई द्वारा अपनाई गई वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। मार्शल कौशल किसी भी समुराई के श्रेष्ठ गुणों में से एक होता था। वह युद्ध में विभिन्न तरह की युक्तियों और रणनीतियों के द्वारा अपने दुश्मनों से लड़ते थे। इनकी टेक्निक बहुत ही खास और काफी अलग होती थी। जैसे कि दुश्मनों को डराने के लिए वो बुशी नो नसाको यानी दया की रणनीति का प्रयोग करते थे और एकता के लिए बुशी नो एचिगॉन यानी एक दिल की रणनीति को काम में लेते थे। समुराई की ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स केंद्र में होता था जहां वे केंजुस्तो यानी कि तलवारबाजी और क्यूजुस्तो यानी कि तीरंदाजी का कठिन प्रशिक्षण लेते थे। इतिहास में समुराई के साहस और शौर्य को प्रदर्शित करने वाली अनेकों लड़ाइयां हैं। जहां एक तरफ सन 1600 में हुई सेकिगारा की लड़ाई ने उनकी राजनीतिक प्रतिभा दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ 1180 से 1185 ईस्वी तक चलने वाले जनपई युद्ध ने उनकी अटूट वफादारी का प्रदर्शन किया। उनके उच्च युद्ध कौशल और रणनीति कुशलता ने उन्हें युद्धों में जीत दिलाने में मदद की। दोस्तों, जापान की समुराई के इतिहास, हथियार, रणनीति और उनकी खासियत को जानने के बाद अब हम आपको बताते हैं उन लेजेंडरी समुराइज के बारे में जिन्होंने समुराई विचारधारा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही कुछ शख्सियत में से मियामोतो मुसाशी और ओडा नोबुनागा बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है। ये लोग योद्धा से बहुत ऊपर हैं क्योंकि वह सम्मान, साहस और युद्ध कौशल के प्रतीक हैं। 1645 में जापान के तलवारबाज मियामोतो मुसाशी ने द बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखी, जो कि केंजुस्तो और सामान्य तौर पर मार्शल आर्ट्स पर बेस्ड है, जिसने मुसाशी को मार्शल उत्कृष्टता का प्रतीक बनाया। वहीं सेंगोकू काल के दौरान दूरदर्शी नेता ओडू नोबुनागा ने जापान को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सैन्य कौशल और आधुनिकीकरण के प्रयासों को जापान के भविष्य को स्थिरता प्रदान करने की दिशा में अहम माना जाता है। जापान के इतिहास और कल्चर पर लेजेंडरी समुराई ने गहरी छाप छोड़ी और बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया, जिसने बशीदो के सिद्धांत को प्रमुखता दी गई। दोस्तों, सामंती जापान में समुराई योद्धा का उदय एक अमिट प्रतीक के रूप में आज भी हमारे सामने मौजूद है, जो कि समुराई के सम्मान, निष्ठा और मार्शल उत्कृष्टता को दर्शाता है। उनके उत्कृष्ट हथियार, प्रतिष्ठित कवच और बशीदो कोड युद्ध के बीच स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन समुराई के पास अपना रिच कल्चर और बेजोड़ युद्ध कौशल होने के बावजूद भी उनका अंत हो गया। जापान में मेजी रिस्टोरेशन के समय यानी कि 1868 और 1912 के दौरान समुराई कल्चर खत्म हो गया। समुराई क्लास, जो कि सदियों से जापान में शासक अभिजात का वर्ग था, वह सामाजिक परिवर्तन से बिखर गया। सम्राट मीजी के आधुनिकीकरण प्रयासों ने समुराई के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए और 1876 में उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर तलवार ले जाने से मना कर दिया। इस तरह से इतने सालों से चलने वाला ये कल्चर गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया समुराई योद्धाओं की निष्ठा, सम्मान और अनुशासन के मूल्यों को। तो दोस्तों, सामंती जापानी समुराई वॉरियर पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।